हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक मकरंद की कविता हम कहाँ जा रहे हैं पढ़ेंगे। इसके कवि सुदर्शन प्रियदर्शनी हैं। हम कहाँ जा रहे हैं कविता में कवि सुदर्शन प्रियदर्शनी ने भारतीय और पाश्चात्य जीवन बोध के उन प्रसंगों को उजागर किया है जिन्हें हम भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरागत व्यवहार में होने पर भी भूलते जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम अपनी कपटपूर्ण प्रवृत्ति को छोड़ दें, बाह्य आडंबर को नष्ट कर दें। कुछ नवीन सभ्यता के नाम पर पाश्चात्य जीवन शैली का अपनाना बुद्धिमानी नहीं है। सच तो यह है कि हमारी विरासत एवं सांस्कृतिक निष्ठा विश्व में श्रेष्ठ है। पाश्चात्य जीवन शैली और उनकी वस्तुओं को देखकर हम ललचा रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को देखने समझने के लिए विदेश जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के कलश धरोहर को भी विदेशी बता रहे हैं। फैन शुई, रेकी और योगा का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि यह सब कुछ हमारी वास्तुकला, सत्वज्ञान और योग हमारी ही देन है। विदेशी लोग अपना कहकर प्रचारित कर रहे हैं। कवि हमें सचेत करता है कि हमें अपनी शक्ति को, अपनी उपलब्धियों को, अपनी सांस्कृतिक चेतना को पहचानना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है कि हम भारतीय बने रहें, नकली जीवन शैली को त्याग दें। अब हम काव्यांश पढ़ेंगे। चिरंतन काल से लिख पीढ़ी दर पीढ़ियाँ, चली मान्यताएं बदलकर अपना सिर हम मुड़ा रहे हैं। न जाने हम कहाँ जा रहे हैं, चाणक्य नीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हम अभिमन्यु के व्यूह को दोहरा रहे हैं। सुनते सुनते कथा सो गई सुभद्रा, हम जानबूझकर डाविंची कोड बना रहे हैं। रहस्य पर रहस्य दबे हैं संस्कृति के, उन्हें देखने समझने विदेश आ रहे हैं। पगड़ी उतरी बार बार हमारी, फिर भी कलंगी की कलप सहला रहे हैं। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। चिरंतन यानी पुरातन या बहुत पहले से चलते रहने वाला। मान्यताएं यानी किसी सिद्धांत आदि का मान्य होना या मानने योग्य। सिर मुड़ाना यानी अपने पास का धन गवा देना। चाणक्य नीति यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की चतुराई भरी चाल। व्यूह यानी सैनिकों को युद्ध भूमि में उपयुक्त स्थान पर रखना। डाविंची कोड यानी नकली आचार संहिता या नकली नियमावली। रहस्य यानी गुप्त भेद। पगड़ी उतारना यानी प्रतिष्ठा समाप्त करना। कलंगी यानी पगड़ी में लगाया जाने वाला फुदना। कलफ यानी माड़ी। अब हम काव्यांश का अर्थ समझेंगे। कवि भारतीयों को पुरातन समय से चली आ रही भारतीय संस्कृति की मान्यताओं को छोड़कर पाश्चात्य जीवन शैली को बिना सोचे समझे अपनाने और अपनी जीवन शैली को भूलते जाने को उचित नहीं मानता। इन्हीं भावों को इस काव्यांश में व्यक्त किया गया है। कवि कहते हैं, चिरंतन काल से लिख पीढ़ी दर पीढ़ियाँ, चली मान्यताएं बदलकर हम अपना सिर मुड़ा रहे हैं, न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम भारतीय पुरातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति की परंपरागत जीवन शैली को बदलकर अपने परंपरागत व्यवहार को भूलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन मूल्यों
और आदर्श परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य परंपराओं और जीवन शैली का अंधानुकरण करके कहाँ जा रहे हैं। चाणक्य नीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हम अभिमन्यु के व्यू को दोहरा रहे हैं। सुनते सुनते कथा सो गई सुभद्रा, हम जानबूझकर डावेची कोड बना रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति की चतुराई भरी नीतियों के चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु वध वाले कांड को दोहरा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम भारतीय पाश्चात्य जीवन शैली के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना अभिमन्यु की तरह असंभव है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन वापस नहीं लौट सका। वही स्थिति हमारी है। हम पाश्चात्य जीवन शैली के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। हमारे लिए उससे छुटकारा पाना कठिन है। हम जानबूझकर इसमें फंस रहे हैं तथा बिना सोचे समझे इसे अपनाकर नकली नियमावली बना रहे हैं। हमें अपनी यह छद्म प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। रहस्य पर रहस्य दबे हैं संस्कृति के, उन्हें देखने समझने विदेश आ रहे हैं। पगड़ी उतरी बार बार हमारी, फिर भी कलगी की कलप सहला रहे हैं। कवि कहते हैं, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अनेक गुप्त भेद दबे पड़े हैं। हम उन गुप्त भेदों को जानने के लिए विदेश आ रहे हैं। आज जब हमारे चिंतन और ज्ञान को अपनाकर विश्व नई चेतना ग्रहण कर रहा है, तब हम अपनी विरासत को छोड़कर विदेशी चिंतन और व्यवहार को अपनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। ऐसा करने से बारंबार हमारी प्रतिष्ठा घटती जा रही है, फिर भी हम कलगी में लगे कलफ को सहला रहे हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सुनते सुनते बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कलगी की कलफ में अनुप्रास अलंकार है, मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है, महाभारत की पौराणिक कथा का प्रयोग किया गया है, भाषा तत्सम प्रधान अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। सब कुछ गड़मड़ा रहा है, क्या है हमारा क्या पाश्चात्य, जानकर भी नकारा सिर हिला रहे हैं। दोगली दोहरी सभ्यता के रंग में रंगे हैं, हम और हमारा कुछ भी नहीं, यही मुलम्मे पर मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। अब हम शब्दों के अर्थ समझेंगे। गड़मड़ा यानी अस्त व्यस्त होना, मुलम्मे पर मुलम्मा चढ़ाना, दिखावे पर दिखावा करना या सोना या चांदी का पानी चढ़ाया हुआ। नकारा यानी अस्वीकृत, इनकार करना, निकम्मा। दोगली यानी वर्ण संकर, दोहरी यानी दो तरह की बात। यहाँ कवि का मानना है कि हम ना तो भारतीय रह पाए हैं और ना ही पूरी तरह पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहे हैं। हम दोरंगी सभ्यता में रंगे जा रहे हैं। कवि कहते हैं, सब कुछ गड़मड़ा रहा है, क्या है हमारा क्या पाश्चात्य, जानकर भी नकारा सिर हिला रहे हैं। कवि कहते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। कहने का भाव यह है कि भारतीय संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं तथा पाश्चात्य जीवन शैली दोनों ही एक दूसरे में मिलकर गड़बड़ होकर अस्त व्यस्त हो रही है। इस कारण पता ही नहीं चलता कि क्या हमारा है, अर्थात क्या भारतीय है और क्या पाश्चात्य है। सत्य तो यह है कि हम सब कुछ जानकर भी निकम्मे बने हुए अस्वीकृति में सिर हिला रहे हैं। दोगली दोहरी सभ्यता के रंग में रंगे हैं, हम और हमारा कुछ भी नहीं, यही मुलम्मे पर मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम वर्ण संकर अर्थात दो प्रकार की जीवन शैली अपनाकर ही दो तरह की बातें करते हैं। हम एक और भारतीय सभ्यता संस्कृति की अपनी परंपरागत जीवन शैली को नहीं छोड़ पा रहे हैं
और दूसरी ओर हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की जीवन पद्धति को बिना विचारे अपनाकर दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आधुनिक होने का दिखावा कर रहे हैं। हम अपनी विरासत को भुलाकर पाश्चात्य जीवन शैली और वस्तुओं को देखकर ललचा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं। इस प्रकार हम दिखावे पर दिखावा कर रहे हैं, भारतीय जीवन शैली पर पाश्चात्य जीवन शैली को चढ़ा रहे हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। दोगली दोहरी में अनुप्रास अलंकार है। मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और उर्दू शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। भारतीय पाश्चात्य होने का दिखावा कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। अपना खालिस कलश भी हम विदेशी बता रहे हैं, न धर्म न कर्म अपना, न वेश न भूषा, न भाषा न ज्ञान, न विधि न विधान, सब कुछ दूसरों के हवाले किए जा रहे हैं। बड़े त्यागी ऋषि और दानवीर हैं हम, दूसरे हमें हमारे ही प्याले से हमारी सभ्यता संस्कृति का घूंट पिला रहे हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। खालिस यानी शुद्ध, कलश यानी घड़ा, विधि यानी रचना या ढंग, विधान यानी व्यवस्था। कवि भारतीयों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हम अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं, यहाँ तक कि हमने स्वयं के जो कलश हैं, धरोहर हैं, उनको भी विदेशी बता दिया है। अपनी खालिश कलश भी हम विदेशी बता रहे हैं, ना धर्म ना कर्म अपना, ना वेशभूषा, ना भाषा ना ज्ञान, ना विधि ना विधान, सब कुछ दूसरों के हवाले किए जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं, यहाँ तक कि अपने शुद्ध देसी कलश जो हमारी धरोहर है को भी विदेशी बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में मांगलिक कार्यों में रखा जाने वाला कलश हमारी संस्कृति की देन है। विदेशी वस्तुओं को अपनाने के चक्कर में हमने उसे भी विदेशी संस्कृति की देन बता दिया। ना धर्म हमारा है, ना कर्म हमारा है और ना पहनावा अपना रहा है, यहाँ तक कि विधि विधान भी अपने नहीं रहे। हम सब कुछ हवाले किए जा रहे हैं। बड़े त्यागी ऋषि और दानवीर हैं हम, दूसरे हमें हमारे ही प्याले से हमारी सभ्यता संस्कृति का घूंट पिला रहे हैं। हम बड़े त्यागी बन रहे हैं। कहने का भाव यह है कि हम अपनी उपलब्धियों को विदेशियों को दिए जा रहे हैं। ऐसा करके हम अपने आप को ऋषि और दानवीर समझ रहे हैं। दूसरी ओर विदेशी हमारी इन परंपराओं का सत्व ग्रहण करके हमें ही परोस रहे हैं और हम इन्हें विदेशी मानकर ग्रहण भी कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यताओं व हमारी उपलब्धियों को दूसरा नाम देकर हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें ही परोस रहे हैं और हम इन्हें अपना रहे हैं। ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सभ्यता संस्कृति में अनुप्रास अलंकार है, मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है, भाषा सरल खड़ी बोली है जिसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, व्यंग्यात्मकता का प्रयोग भी किया गया है। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। उल्टे बांस बरेली को योग साधना धर्म नीति सब उल्टे हमें परोसे जा रहे हैं। वास्तुकला हुई फेंग शुई सत्व ज्ञान को रेकी बना रहे हैं। योग को योगा हुआ देख कैसी हम दुंदुभी बजा रहे हैं। नीम भी गले नहीं उतरी हमें कड़वी लगी, निमोली की तरह तोड़कर इन्हें खिला रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। दुंदुभी यानी एक तरह का वाद्य यंत्र, उल्टे बांस बरेली को यानी जैसा होना चाहिए उसके विपरीत होना। इस काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि पाश्चात्य और अन्य देशों के लोग हमारी परंपराओं का सत्व ग्रहण करके
हमें ही परोस रहे हैं और हम उन्हें विदेशी मानकर स्वीकार कर रहे हैं। हमें आधुनिक चकाचौंध में अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। उल्टे बांस बरेली को योग साधना, धर्म नीति सब उल्टे हमें परोसे जा रहे हैं। वास्तुकला हुई फेंग शुई, सत्व ज्ञान को रेकी बना रहे हैं। कवि का कहना है कि विदेशी उल्टे बांस बरेली की कहावत को चरितार्थ करते हुए अर्थात हमारी उपलब्धियों, परंपराओं और जीवन पद्धति को हमें लौटा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें ही उन्हें सब कुछ अपना बताकर देना चाहिए। पर हो रहा इसके विपरीत है। हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही योग साधना पर बल दिया जाता रहा है। धर्म नीति हमारी परंपरा का अंग रही है। वे इन्हें हमसे लेकर हमें ही परोस रहे हैं। हमारी वास्तुकला को ग्रहण कर उसे फेंग शुई नाम दे दिया गया, सत्व ज्ञान को ग्रहण कर रेकी बना दिया और योग को योगा बना दिया। इस प्रकार वास्तुकला, सत्व ज्ञान और योग हमारी ही देन है। इसे विदेशी लोग अपना कहकर प्रचारित कर रहे हैं और इन्हें अपनाकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। नीम भी गले नहीं उतरी, हमें कड़वी लगी निमोली की तरह, तोड़कर इन्हें खिला रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि नीम का वृक्ष हमारी संस्कृति की देन है, लेकिन वह भी हमारे गले नहीं उतरी, वो भी हमें कड़वा लगा। उसके औषधीय गुणों को हमने नहीं जाना। हम अपनी निमोली की दवाई बना बनाकर उन्हें खिला रहे हैं। दूसरे शब्दों में विदेशियों ने नीम के महत्व को पहचान कर उसे पेटेंट कराने का प्रयास किया। कवि कहते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। सच तो यह है, हमारी विरासत और सांस्कृतिक निष्ठा दुनिया में श्रेष्ठ है। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता को आधुनिकता के साथ तलाशें और भली भांति भारतीय जीवन मूल्यों के महत्व को समझें। हम भारतीय बने रहें और नकली जीवन शैली को उतार दें। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे हमें अपनी शक्ति को, अपनी उपलब्धियों को, अपनी सांस्कृतिक चेतना को पहचानने और भारतीय बने रहने का संदेश दिया है। बांस बरेली में अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार भी है, मुहावरे और कहावतों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, तत्सम और विदेशी शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। छंद विहीन रचना में लय और तुक का नितांत अभाव है। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर चाहिए तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, और कोई चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।